नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बुलेटिन की शुरुआत एलआईसी की खबर के साथ करेंगे। सरकार एलआईसी में हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। कितना हिस्सा बिक सकता है और क्या कुछ तैयारी चल रही है, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। इसके बाद भारतीय परिवारों पर बढ़ते कर्ज पर बात होगी। 5 सालों में कर्ज 4 गुना तक बढ़ गया है। कर्ज क्यों बढ़ा और इसके क्या मायने हैं, इस पर विस्तारपूर्वक बात होगी अंशुमान सर से। अगली खबर बांग्लादेश पर लगे नए प्रतिबंधों को लेकर के है। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए और बांग्लादेश पर इसका क्या असर होगा। इसके बाद बात होगी पाकिस्तान की। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त के साथ 11 नई शर्तें लाद दी हैं। कौन कौन सी वो शर्तें हैं और उनका क्या कुछ असर होगा, इसको अंशुमान सर से आज डिटेल में समझेंगे। मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग पिछले हफ्ते घटाई थी। रेटिंग में कटौती का क्या असर होगा और मूडीज ने आखिर में ये कटौती की क्यों, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में डिफेंस शेयरों की तेजी पर होगी बात। इतनी तेजी क्या जायज़ है, क्या इस तेजी में कोई खतरा है, इस पर होगी आज अंशुमान सर से डिटेल में बातचीत। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर जो है एलआईसी से जुड़ी हुई खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सरकार कुछ लिस्टेड सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है। जिन कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी घटाएगी उनमें कुछ सरकारी बैंक, एलआईसी और कुछ अन्य सीपीएससीज भी शामिल हैं। एलआईसी में सरकार अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। ये हिस्सा बिक्री अगले 2 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। सर, एलआईसी में हिस्सा घटाने की आखिर में तैयारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सरकार को? विपुल जी, लगभग सभी सरकारी कंपनियों में सेबी के नियम के मुताबिक हिस्सेदारी 25% से कम है, लेकिन कुछ सरकारी बैंक है और एलआईसी है जिनमें हिस्सेदारी कम करने की बात है और ये बात पिछले 1 साल से टल रही है। एलआईसी के आईपीओ आने के बाद इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि सरकार जल्द से जल्द इसकी हिस्सेदारी बेचेगी, पर आज जो खबर आई दीपम की तरफ से, उस खबर के हिसाब से अंदाज होता है कि 6.5% स्टेक एलआईसी की करीब करीब बेची जाएगी, जिसे 2 साल में क्रमशः बेचा जाएगा और इसका जरिया सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इस विनिवेश के माध्यम से संसाधन जुटाने की कोशिश क्रमशः करेगी। इसके अलावा कुछ और भी बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक है, इनकी भी डेडलाइंस हैं। इनमें भी सेबी के नियम के हिसाब से पब्लिक लिस्टेड कंपनी में हिस्सेदारी को 25% तक किए जाने की शर्त है, उसे लागू किया जाएगा। यह माना जा रहा है कि अगर एलआईसी की 6.5% स्टेक सेल होती है, सरकार को करीब करीब 35,000 करोड़ 35,256 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू प्राप्त होगा और इसकी वजह से आज हमने इस एलआईसी के स्टॉक में बाजार में मूवमेंट भी देखा। बिल्कुल जो है एलआईसी के शेयर में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था शुरुआती क्षेत्र में, लेकिन बाजार बंद होने के नज़दीक आते आते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई और करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ एलआईसी का शेयर बंद हुआ। इस बीच वित्त वर्ष 2023-24 तक 5 वर्षों के दौरान भारतीय परिवारों पर कर्ज में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। साथ में परिवारों की तरफ से शेयरों में किए जाने वाले निवेश में भी उछाल आया है। सांख्यिकी मंत्रालय के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2025 के मुताबिक 5 वर्षों में परिवारों पर कर्ज का आंकड़ा 4 गुना बढ़कर के 18.56 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान परिवारों का शेयरों में निवेश 2 गुने से ज़्यादा होकर के 2.76 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसके अलावा फिस्कल एसेट में होने वाले निवेश में भी तकरीबन 71% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये इन तमाम आंकड़ों में भीतर से क्या कुछ निकल करके आ रहा है और कर्ज बढ़ने के क्या बड़े कारण सामने आए हैं? विपुल जी, अगर भारतीय परिवारों को कोई कंपनी मान लिया जाए जो बाजार में लिस्टेड है, तो ये उनकी बैलेंस शीट है जो बहुत अच्छी नहीं बल्कि चिंताजनक दिख रही है। अगर आप भारत में हाउस होल्ड डेट और जीडीपी का, यानी परिवारों के कर्ज और जीडीपी के अनुपात को सामने रखें, तो हम डेटा पॉइंट के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक तस्वीर भीतर क्या है। जून 2024 तक भारत का सकल घरेलू कर्ज, हाउस होल्ड डेट, परिवारों ने जो कर्ज ले रखा है, वो जीडीपी का 42.9% था। मार्च में
में ये 37.6% से काफ़ी अधिक है। सिर्फ एक साल के दौरान इसमें करीब करीब 6 से 7% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही। ये बता रहा है कि लोग कितनी तेजी से कर्ज ले रहे हैं जबकि उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये कि अगर मार्च में आप औपचारिक कर्ज को देखें, फॉर्मल डेट जो बैंकों से और एनबीएफसी से मिलता है, ये 1998 के बाद सबसे ज्यादा था, 17.1% के आसपास था। अगर बाकी कर्ज को मिला लिया जाए जो कि प्राइवेट लेंडर से लिया जाता है, चिट फंड से लिया जाता है, अलग अलग तरीके से लिया जाता है, तो ये कुल कर्ज 42.9% हो जाता है। भारत के परिवारों की मार्च 2024 में कुल देनदारियां 120 लाख करोड़ रुपए थी। रिटेल क्रेडिट में 24% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ नए उधारकर्ता क्रेडिट सिस्टम में आए हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के जरिए, एनबीएफसी के जरिए क्रेडिट का फ्लो बढ़ाने की कोशिश की गई है। और जो सुपर प्राइम बारोअर्स हैं उनमें प्रति व्यक्ति कर्ज 25% बढ़ा। इस आंकड़े को समझना जरूरी है। सुपर प्राइम बारोअर्स वो हैं जिनकी साख अच्छी है और जो एक से अधिक कर्ज ले सकते हैं, यानी जिनके पास कार के साथ होम लोन भी है, एजुकेशन लोन के साथ हाउसिंग लोन भी है। इन पर जो प्रति व्यक्ति कर्ज है उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तस्वीर भारतीय परिवारों की दृष्टि से, भारतीय परिवारों के कर्ज की दृष्टि से चिंताजनक स्तर बताती है और इसे लेकर रिजर्व बैंक में गहरी चिंता है। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल अब यहाँ पर ये उठता है, कर्ज को लेकर के आपने स्थिति बताई, बचत को लेकर के, सेविंग को लेकर के अभी क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही है विपुल जी। कर्ज को हमेशा बचत की रोशनी में देखा जाना चाहिए और बचत का आंकड़ा हमारी चिंता को कई गुना बढ़ाएगा। डेटा पॉइंट पर चलते हैं और हम देखते हैं कि भारत में कर्ज का अनुपात तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 42.9% पर है। बचत की क्या स्थिति है? जीडीपी में घरेलू बचत 2011-12 में 23.6% थी, जो घटकर 18.4% है। राष्ट्रीय बचत में घरेलू बचत का हिस्सा 68% से घटकर करीब 61% के आसपास आ गया है। वित्तीय देनदारियों का यह आंकड़ा ध्यान से समझिएगा। जितनी लायबिलिटीज हैं, जितनी देनदारियां हैं भारत के परिवारों की, वो उनकी सकल बचत के मुकाबले अब 52% हो चुकी हैं, जो कभी 31% थी। मतलब ये कि भारत में बचतें टूट रही हैं, कर्ज बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने ये कहा कि अगर भारतीय कंपनियों को, भारतीय परिवारों को आप कंपनियां मान लें तो उनकी बैलेंस शीट देखकर शायद आप उसमें निवेश करने से पहले कई बार सोचेंगे। सर, अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये तमाम नंबर्स हैं वो कितने चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे लगता है शेयर बाजार के निवेशकों को इन नंबर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के सरकारी नंबर है, उन्हें समझना जरूरी है कि ये भारतीय उपभोक्ताओं के और भारतीय परिवारों के खर्च करने की क्षमता का हिसाब बताते हैं। भारतीय परिवारों की बचत 18% है और कर्ज 42% के ऊपर निकल चुका है, यानी उनकी अधिकांश कमाई कर्ज चुकाने में जा रही है। और भारत में जो कर्ज का सर्विस रेशियो है, डेट सर्विस रेशियो है, कई परिवारों में काफी ज्यादा है। मतलब उनके वेतन का करीब 30 से 40% हिस्सा, 50% हिस्सा तक डेट में जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड का स्लोडाउन लंबा चल सकता है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस शीट, जब तक ये परिवारों की अपनी बैलेंस शीट ठीक नहीं होंगी, उनके हाथ में सरप्लस इनकम नहीं होगी, उनके कर्ज कम नहीं होंगे, तब तक वो नई खपत और खरीद की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही है और यही वजह है कि आरबीआई और सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद इस बढ़ते कर्ज पर सतर्कता और निगरानी की सलाह दी है। और अगर आप रिजर्व बैंक के पिछले एक साल के कदमों को देखें, जिसमें पर्सनल लोन को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर रिजर्व बैंक ने सख्ती की थी, जिसका असर विपुल जी हमें भारत में डिमांड पर दिखा था, कंजम्पशन स्पेंडिंग पर दिखा था, जिसमें लोगों ने क्रेडिट कार्ड से खर्च करना कम किया था, उसके बाद ये स्थिति दिख रही है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। जरा देश में न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसके नियमों में बदलाव कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियमों में बदलाव करके ये सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा सकता है। साथ में इस सेक्टर के लिए उपकरण सप्लाई करने वाले वेंडर्स की लायबिलिटी को भी लिमिट किया जा सकता है। नियमों में बदलाव के लिए सरकार संसद में मानसून सत्र में बिल पेश कर सकती है। सर, क्या कुछ रियायतें दी जा सकती हैं? सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? ये महत्वपूर्ण बदलाव है और इस पर जब इस संसद में बिल आएगा तो इस पर शायद बहस होगी, पता चलेगा। भारत सरकार अब नाभिकीय ऊर्जा के, न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है और उन्हें निजी क्षेत्र में को इसमें निवेश करने की छूट दे रही है। अभी तक भारत में न्यूक्लियर एनर्जी पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में निर्भर है, हालांकि निजी क्षेत्र की कुछ थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है सप्लाईज में वेंडर्स के तौर पर अब इसमें यह संभावना कानून में बदलाव की जा रही है, उसमें निजी कंपनियों को भारत में न्यूक्लियर
पावर प्लांट्स चलाने की छूट दी जाएगी, यानी वो कंपनियां भारत में नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्र चला सकेंगी। और इसके साथ शायद सरकार विदेशी कंपनियों को भी भारतीय न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसके अलावा भी कुछ और बदलाव हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लायबिलिटीज को में क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में कंपनी पर बड़ी लायबिलिटीज होती हैं, न्यूक्लियर लीकेज को लेकर सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर, उसमें भी कुछ रियायत दी जा सकती है। तो ये नीतिगत तौर पर विपुल जी बड़ा डिपार्चर है, बड़ा बदलाव है भारत की नाभिकीय ऊर्जा नीति में। जब ये बिल आएगा, इसके विस्तृत ब्यौरे आएंगे, तब हमें पता चलेगा। दो बेहद महत्वपूर्ण संशोधन भारत के एटॉमिक एनर्जी बिल में शायद लाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। जी, इस बीच भारत में बने सस्ते स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी चीन की कंपनी शाओमी की भारतीय इकाई की कमाई लगातार कम हो रही है। मार्च तिमाही के दौरान स्मार्टफोन से कंपनी को मिलने वाले राजस्व में 45% की गिरावट आई है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 4.72 करोड़ डॉलर के फ़ोन बेचे हैं। 2024 की मार्च तिमाही में कंपनी ने 8.53 करोड़ डॉलर के फ़ोन बेचे थे। फ़ोन बिक्री को लेकर के कंपनी ने अपनी नीति में बदलाव करके प्रीमियम फ़ोन भी लॉन्च किए, लेकिन उसके बावजूद उनके राजस्व में कमी आई है। सर, शाओमी के रेवेन्यू में इतनी तेज गिरावट की वजह आप क्या मान रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से शाओमी ने भारतीय बाजार के लेकर जो अपनी रणनीति बदली थी वो सही, उसके दांव सही नहीं पड़े हैं और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। काफ़ी बड़ी गिरावट है शाओमी के सेल्स रेवेन्यूज़ में 45% की गिरावट है। और शाओमी ने क्या किया था कि भारतीय बाजार में प्रीमियम फ़ोन की बढ़ती मांग को देखते हुए कोविड के बाद प्रीमियम सेगमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, जबकि इससे पहले तक शाओमी भारत में सस्ते और मझोले आकार कीमत के फ़ोन बेच रही थी। और आंकड़े आए तो पता चल रहा है कि ये रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हुई है। शाओमी की जो सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस है फ़ोन का, वो भी 12% गिरा है, करीब $118 के आसपास मार्च की तिमाही में रहा है। ऐसे आंकड़े हमें दिख रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि महंगे फ़ोन बेचने के लिए आगे बढ़ने की रणनीति में शाओमी कहीं ना कहीं एप्पल और सैमसंग से पिछड़ गई है, क्योंकि जब महंगे फ़ोन खरीदने की परिस्थिति आ रही है तो लोग शायद ज़्यादा पैसा देकर सैमसंग और एप्पल के फ़ोन्स को वरीयता पर ले रहे हैं। शाओमी का यह कहना है कि उसने अपनी रणनीति में जानबूझकर बदलाव किया था और इस रणनीति को वो स्थिर होते देखना चाहती है। और यहां से भारतीय मोबाइल बाजार के बारे में एक और दिलचस्प संकेत भी हमें मिलता है कि भारतीय मोबाइल बाजार अब सस्ते मझोले फोन और महंगे फोन के बीच में स्पष्ट रूप से बढ़ चुका है। और महंगे फोन में चीनी कंपनियों को अमेरिका की और कोरियन कंपनियों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। जी, इस बीच रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने सरकार के रिस्क बफर बैंड का दायरा बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इस बफर बैंड के पैसे का इस्तेमाल आर्थिक संकट के समय इस्तेमाल में होता है। फिलहाल ये बैंड 5.5% से 6.5% के बीच है। रिजर्व बैंक को ये बफर अपनी बैलेंस शीट में रखना होता है। रिजर्व बैंक के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिव्यू के बाद रिस्क बफर को बढ़ाने पर यह विचार हुआ है। सर, ये रिस्क बफर बैंड आखिर में है क्या और इसको बढ़ाने की आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ रही है? आरबीआई की बैलेंस शीट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि आरबीआई की बैलेंस शीट जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम अक्सर इस पर चर्चाएं नहीं करते। पर रिजर्व बैंक ने अब केंद्र सरकार के पास और अपनी समिति के पास प्रस्ताव रखा है कि वो जोखिम के बफर का एक बैंड बढ़ाएगी। यानी जोखिम का बफर कैसे काम करेगा, इसे हम विस्तार से समझते हैं। आरबीआई की बैलेंस शीट में एक फंड बनाया जाता है, एक बफर बनाया जाता है जो बाजार के जोखिमों से बचाता है, जैसा कि हमने 2008 में क्राइसिस देखी थी जब बैंक डूबे थे, या करेंसी क्राइसिस होती है। आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है जिसमें यह तय होता है कि आरबीआई किसी संकटकालीन परिस्थिति के लिए अपने पास कितना पैसा रिजर्व रखता है और कितना हिस्सा लाभांश के तौर पर सरकार को देता है। फिलहाल आरबीआई का जो रिस्क बफर है वो कैपिटल फ्रेमवर्क में 5.65 से 6.5% हिस्सा बैलेंस शीट में है। और यह विमल जालान कमेटी की जो पुरानी सिफारिश थी उस सिफारिश के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन अब बाजार में बढ़ती आर्थिक स्थिरता को देखते हुए अभी हाल में हम आज चर्चा करेंगे मूडीज की डाउनग्रेड का, जिसका असर पूरी दुनिया में ट्रेजरीज पर पड़ रहा है, सीआरबी को बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। तो 23 मई को आरबीआई के बोर्ड की बैठक होने वाली है इसी हफ्ते, जिसमें 2025 के लिए लाभांश तय किया जाएगा और उसमें से हमें पता चलेगा कि सीआरबी कितना होगा और क्या सरकार को मिलने वाला लाभांश घटाया जा सकता है। हालांकि सरकार को इस साल 3 लाख करोड़ के लाभांश का अनुमान है। यहां से रिजर्व बैंक जो पिछले 2 साल से सरकार को अपने मुनाफे में, अपने लाभांश में बड़ा हिस्सा दे रहा था, वो अब उसमें कटौती
कटौती कर सकता है और किसी संभावित बैंकिंग संकट से निपटने के लिए अपने पास एक बफर और फंड की तैयारी कर सकता है। जैसा हमने बताया, जालान समिति की सिफारिशें थी जिसके आधार पर 5 साल से ये मामला ये नियम चल रहा था, लेकिन अब इसे बदलने की ज़रूरत है। और अगर ये बदला जाता और ये बफर बैंड बढ़ाया जाता है तो इस साल तो नहीं, लेकिन हाँ अगले साल से रिजर्व बैंक से सरकार को मिलने वाले लाभांश में कमी आ सकती है। जी, भारत ने बांग्लादेश से इंपोर्ट पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नई घोषणाओं के बाद बांग्लादेश से भारत में करीब 42% इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के करीब 77 करोड़ डॉलर के कारोबार पर चोट पड़ सकती है। शनिवार को ही वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से नए इंपोर्ट प्रतिबंधों की घोषणा की गई थी। सर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर की प्रतिबंध लगाया गया और आखिर में ये प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ी क्यों, और बांग्लादेश के ऊपर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? विपुल जी, भारत और बांग्लादेश के व्यापार रिश्तों में ये बड़ा बदलाव है, बड़ी करवट है। और भारत ने शायद हाल फिलहाल के दशकों में किसी एक देश, पड़ोसी देश के साथ व्यापार में इतनी तेजी से और इतना बड़ा फेरबदल नियमों में नहीं किया। इसके कई सारे कारण हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हैं, बांग्लादेश की चीन से करीबी है, और दोनों पड़ोसियों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के रिश्तों में इस समय गहरा तनाव है और उसका सीधा असर हमें इस व्यापार पर दिख रहा है। ये बड़ा बदलाव है जो हमको दिख रहा है। बांग्लादेश को अगले साल से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का हिस्सा छोड़ना है और उसके ऊपर उसे जो यूरोपियन बाजारों में जीरो ड्यूटी इंपोर्ट की मदद की जो सुविधा मिली है वो खत्म होने वाली। इस बीच भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो हम आपको डेटा पॉइंट में बताएंगे, वो बांग्लादेश के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। तो कदम क्या है? भारत ने यार्न, चावल, कागज और प्रतिबंध पर आदि पे के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और भारतीय कार्गो पर 1.8% पर टन का सीमा शुल्क सख्ती से लगा दिया है। सबसे बड़ा बदलाव किया है विपुल जी भारत में आने वाले सामानों के मार्ग को लेकर। पहले भारत में बहुत सारा सामान बांग्लादेश से सड़क मार्गों के जरिए आता था और भारत एक ट्रांसशिपमेंट हब भी होता था जिसमें बांग्लादेश का सामान नेपाल को भी भारत के जरिए जाता था। रेडीमेड गारमेंट्स को पूरी तरह सड़क मार्ग से लाना रोक दिया गया है। भारत के अपैरल या गारमेंट बनाने वाले लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि भारत में बांग्लादेश से कपड़ों की तस्करी हो रही जो भारतीय उद्योगों पर असर डाल रहा है, और इसलिए अब केवल कोलकाता और नावा शेवा बंदरगाह से भारतीय बाजार में बांग्लादेश के कपड़े आएंगे। ये सबसे बड़ा हिट है, ये सबसे बड़ा हिट है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की जो बुनियादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो गारमेंट उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, और इसे बड़ा निर्यात असर पड़ेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक, इसे पहले भूमि और समुद्री दोनों बंदरगाहों से लाया जाता था, सड़क मार्ग से इसे भी रोक दिया गया। अब केवल चुनिंदा समुद्री बंदरगाहों से इसे लाने की छूट होगी, जिससे कि बांग्लादेश के लिए इन सामानों को भारतीय बाजार में पहुंचाने की लागत बढ़ेगी, क्योंकि इसमें शिप से लाने का खर्चा जुड़ेगा। इसके अलावा कागज, तंबाकू, मछली, दूध पाउडर, इनको पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। इनका प्रतिबंधित या सीमित रूप से इन्हें कर दिया गया। एक किस्म के नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। भारत नहीं चाहता कि कागज, तंबाकू, मछली या दूध का पाउडर बांग्लादेश से भारतीय बाजार में आए। भारतीय यार्न जो बांग्लादेश को जाता था वो भूमि जो जमीनी रास्ते से जाता था, इसे बांग्लादेश ने इससे पहले प्रतिबंधित कर दिया था। पिछले साल भारत ने ट्रांसशिपमेंट ट्रेड को लेकर नियम बदले थे अपने भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब इसके बाद अब ये सबसे बड़ा फैसला है जो हमारे सामने आया। जैसे हमने बताया कि कार्गो पर बांग्लादेश ने जो भारत से यार्न कागज, चावल पर प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद ये भारत ने प्रतिक्रिया की है। इसके अलावा वहाँ की सरकार भारत के पक्ष में नहीं है। नई मौजूदा सरकार से भारत की भारतीय राजनीति की एक बेहतर तालमेल भी नहीं है, एक उसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश पर इसे गारमेंट निर्यात पर इस पर बड़ा असर पड़ेगा, लागत बढ़ेगी, बांग्लादेश में नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी। कोविड के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में। अभी हाल में ही बांग्लादेश को पिछले सप्ताह IMF ने बेल आउट का एक नया पैकेज दिया है। जी, अगर सर चीन और बांग्लादेश के रिश्तों के संदर्भ में क्या इसे हम देख सकते हैं और किस तरीके से देखा जाए इसे? विपुल जी, थोड़ा महत्वपूर्ण मामला है ये, और सवाल भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने चीन और बांग्लादेश के बीच में बढ़ती निकटता को देखते हुए ये फैसला उठाया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से बांग्लादेश को और चीन के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर मैं आंकड़े देखने की कोशिश करूं तो बांग्लादेश, चाइना ने बांग्लादेश पर अपना गहरा प्रभाव रखा है। करीब 97% बांग्लादेशी गुड्स को चाइना में के बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिली हुई है। और इसके अलावा जो
बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट है उसका 20% हिस्सा चीन को जाता है। बांग्लादेश की सुरक्षा में बांग्लादेश के सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भी चीन का बड़ा हिस्सा है। तो यह फैसला सरकार ने रणनीतिक कारणों से सोच समझ कर लिया है, पर अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो बांग्लादेश और चीन के बीच में इससे रिश्ते और प्रगाढ़ होने की संभावना है, क्योंकि भारत ने उसी वजह से चीन और बांग्लादेश की नज़दीकी के कारण अपने बाजार को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाए हैं। जी, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान पर कर्ज के लिए नई शर्तों की घोषणा की है। नई शर्तों के बाद पाकिस्तान पर अब कर्ज की कुल शर्तें बढ़ करके 50 हो गई हैं। नई शर्तें जारी करते हुए IMF ने कहा कि पाकिस्तान के कर्ज कार्यक्रम पर भारत और पाकिस्तान के तनाव का असर पड़ सकता है। IMF ने हाल में पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त मंजूर की है। पाकिस्तान उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए ये नई शर्तें लागू की गई हैं। सर, पाकिस्तान पर ये जो नई कंडीशंस लगाई गई हैं उसकी मेन वजह आप क्या मान रहे हैं, और क्या भारत के साथ तनाव का इससे कोई रिश्ता है भी या नहीं? पाकिस्तान एक बेल आउट प्रक्रिया के तहत है और दुनिया के सारे देश जो IMF के साथ एक बेल आउट की प्रक्रिया में चलते हैं उन्हें एक एक किस्तें जारी करने से पहले नई शर्तों का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का संदर्भ अभी तक IMF की रिपोर्ट से नदारद था। पहली बार ऐसा हुआ जब IMF ने अपनी जो स्टाफ रिपोर्ट दी है उसमें एक लाइन में इस बात का जिक्र किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, उद्योगों पर पड़ सकता है। लेकिन जो बाकी शर्तें हैं, ये शर्तें उस बेल आउट कार्यक्रम का हिस्सा है और आमतौर पर IMF में बेल आउट कार्यक्रम में देशों को चूंकि वो कर्ज ले रहे होते हैं IMF से, तो उन्हें और ज़्यादा सुधार करने के लिए दबाव बनाता है। और इसलिए जो नई शर्तें आई हैं ये उस सुधार कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जैसे कि फिनांसेस को ठीक करने की ज़रूरत है, ऊर्जा को ठीक करने की ज़रूरत है, शासन और व्यापार की सुधार से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं। जैसे आप शर्तों की लिस्ट अगर अपने सामने देखें तो बजट और वित्त की 2026 के बजट को संसद से मंजूरी दिलाने की शर्त रखी गई है। चारों प्रांतों में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लागू करना पड़ेगा और डिजिटल रिटर्न प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को। IMF का जो गवर्नेंस डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है उसके आधार पर अब खर्चों का एक पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के लिए 2027 में काम शुरू करना पड़ेगा और ये सारी समय सीमा और शर्तें जून 2025 से दिसंबर 2025 तक हैं। बिजली की दरें बढ़ानी पड़ेंगी सालाना तौर पर ताकि बिजली महंगी की जा सके। गैस के टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे सालाना तौर पर और उद्योगों को ग्रिड पे लाने के लिए कैप्टिव पावर लेवी के लिए स्थायी कानून बनाना होगा। कर्ज की सर्विस के लिए सरचार्ज भी लगाना होगा और इसके अलावा और भी कई सारे नियम हैं। ये सारे नियम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ढांचागत बदलावों से प्रेरित है, पर पाकिस्तान पर इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि IMF ने अपनी अगली किश्त के लिए नई किश्त के लिए जो शर्तें रखी हैं उससे पाकिस्तान में बिजली की और गैस की दरों में बढ़ोतरी होगी, सरकार के खर्चों में बड़ी कटौती होगी और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की रोशनी में ये शर्तें पाकिस्तान के बजट का और पाकिस्तान की सरकार के खर्च की संभावनाओं को और ज्यादा सीमित करेंगी। जी, इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को झटका दिया है। पिछले हफ्ते मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग को घटाया है, रेटिंग को AAA से घटा करके AA1 किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी कर्ज का हवाला देते हुए रेटिंग में ये कटौती की गई है। अमेरिका पर करीब 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि उसकी GDP का आकार करीब 23 अरब डॉलर का है। सर, क्या अमेरिका पर भारी कर्ज ही रेटिंग कटौती की वजह बना या फिर दूसरी वजहें भी सामने निकल करके आई हैं? क्या कुछ कहा गया मूडीज की तरफ से इस रिपोर्ट में? मूडीज की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी और सनसनीखेज भी थी। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात का एक दौरा करके लौटे थे। चारों तरफ तालियां बज रही थी, एक बड़ी डील्स हुई थी और जब वो पहुंचे व्हाइट हाउस तो उनका इंतजार मूडीज की रिपोर्ट कर रही थी। मूडीज ने 100 साल बाद, लगभग 110 साल बाद अमेरिका की रेटिंग में कटौती की। छोटी बात नहीं है, अमेरिका की AAA की रेटिंग को अब तीनों एजेंसियों ने डाउनग्रेड कर दिया है। फिच और S&P पहले ही कर चुकी, यानी अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड है जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिसमें दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार अपना पैसा रखते हैं, उसकी साख टूटी है। और इसका ट्रिगर क्या था? इसका ट्रिगर कर्ज अमेरिका पर भारी है, सबको पता है। 2024 में GDP के अनुपात में करीब 98% कर्ज था, 98% कर्ज था। राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% है। राजस्व का, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा 2024 में 73% हिस्सा ब्याज भुगतान पर गया था। ये बातें पहले से सही थी। हुआ ये
कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने और सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया था एक बिल पेश किया था जिसके तहत तो इनकम टैक्स में अमेरिका के लोगों को बड़ी रियायतें दी जानी थी। हमने उस पर विस्तार से अपने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी और आपको बताया था कि क्या क्या रियायतें थी। ये वही बिल था जिस बिल में भारत में अब दुनिया के देशों में जो प्रवासी हैं उनको जो रेमिटांसेस जाते हैं उन पर भी टैक्स लगाने की बात कही गई थी, जिसका असर भारत में आने वाले रेमिटांसेस पे पड़ना था। इस कटौती के बाद अमेरिका में बजट बेहात होने की पूरी संभावना है। खर्च पर नियंत्रण नहीं है, कर्ज बढ़ने वाला है। तो मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अगर ये बिल इस तरीके की रियायतें डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को देते हैं तो 2035 में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 134% पर पहुंच जाएगा, जो करीब 100% से नीचे है, 98% के आसपास है। और राजकोषीय घाटा 2035 में जीडीपी का 9% हो जाएगा। करीब 78 से 79% रेवेन्यू अमेरिकी सरकार को ब्याज चुकाने में देना होगा। इसके बाद ये रेटिंग डाउनग्रेड की गई। इसका बड़ा असर अमेरिका की साख पर और डॉलर पर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा, ये ऐसा लगता है। जी, वो मेरा अगला सवाल भी वही था सर कि इस रेटिंग कटौती का डॉलर पर किस तरीके से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ी हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब सरकार के कर्ज कार्यक्रम पर सवाल उठते हैं और भारी कर्ज किसी पर होता है तो नया कर्ज लेने के और ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ रही हैं। और अमेरिका के बॉन्ड की साख टूटने से डॉलर पर आने वाले समय में दबाव रहेगा। हालांकि स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको बिल्कुल नकारा। उन्होंने कहा कि मैं मूडी की रिपोर्ट पर बहुत भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन दुनिया को यह बात दिख रही है। और खासतौर से मूडीज की रिपोर्ट विपुल जी उस परिस्थिति की रोशनी में आई है जब हाल में ही टैरिफ के बाद दुनिया के देशों ने अमेरिकी बॉन्ड्स में बड़ी बिकवाली की है, जिसको हम बोनस पॉइंट के दर्शकों को बताते रहे। और ऐसी स्थिति में जबकि अमेरिकी बॉन्ड में दुनिया के निवेशकों का भरोसा घट रहा है, गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बैंक, उस स्थिति में ये रेटिंग डाउनग्रेड अमेरिकी अर्थव्यवस्था की साख के लिए को गहराई से प्रभावित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को टैक्स की रियायतें देना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी जीने की लागत टैरिफ के कारण बढ़ने वाली है। जितने टैरिफ अभी मौजूदा संधियों में हैं उसके बाद भी अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का सर्वे कल आया जिसमें 1980 के बाद अमेरिका में उपभोक्ताओं का विश्वास है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस न्यूनतम लेवल पर है क्योंकि कीमतें और महंगाई बढ़ने की संभावना है। चीन के साथ जो डील हुई है उसमें भी चीन से आने वाले सामान पर अब 0 ड्यूटी तो है नहीं, 30% की ड्यूटी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो इनकम टैक्स में रियायतें देकर जनता को एक हाथ से थोड़ा राहत देने की कोशिश कर रहे थे, जो फंस गया है। और अब मूडीज की इस रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहां खर्चे घटाने होंगे, टैक्स रियायतें कम करनी होंगी और टैरिफ को बढ़ाने का दबाव उनके ऊपर बनेगा। और इसलिए ये असंगति है पूरे वित्तीय व्यवस्था में जो आने वाले दिनों में बाजारों को भी, बॉन्ड बाजार को और शेयर बाजार को प्रभावित करेगी। जी, इस बीच दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जापान के 40 साल के बॉन्ड की यील्ड 20 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है जब जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ी हो। मूडीज की तरफ से अमेरिका की रेटिंग में कटौती के बाद जापान में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, जापान में बॉन्ड यील्ड में इस बढ़त, इस तेजी को किस तरीके से पढ़ा और समझा जाए? दुनिया आपस में जुड़ी हुई है विपुल जी। जिस वजह से मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग में कमी की भारी कर्ज के कारण, लगभग वही संकेत जापान की अर्थव्यवस्था में। जापान की सरकार पर भी भारी कर्ज है। जापान की सरकार तो बॉन्ड बायबैक भी करना चाह रही थी। जापान में एक और बड़ी चिंता है कि जापान में पहली तिमाही के आंकड़े आए जो हमने बताए थे और उसमें अर्थव्यवस्था में कमी पर गहरा दबाव दिखाई दिया है। इन दो परिस्थितियों से जापान की अर्थव्यवस्था में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हुई है। यानी निवेशक ये मान रहे हैं कि जापान में आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है और उस कर्ज की स्थिति में उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो अचानक दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कर्ज के सायरन बजने लगे हैं। भारी कर्ज के और कर्ज के खतरनाक सायरन बज रहे हैं। उसमें एक अमेरिका है और एक जापान है। और इधर यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भी नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि उन्हें अपने यहाँ डिफेंस पर और रक्षा पर नया खर्च करना है। तो ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अगले 1-2 दिन में हमें दुनिया के कुछ अन्य बाजारों में भी इस तरीके के संकेत मिलेंगे जहां कर्ज को लेकर निवेशकों की चिंता सामने आएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें कि इन कंपनियों ने एजीआर बकाये पर
ब्याज और जुर्माने की भुगतान पर राहत मांगी थी। उधर सरकार ने पहले ही एजीआर बकाये पर राहत के लिए वोडा आइडिया की मांग को ठुकरा दिया। अप्रैल अंत में दूरसंचार विभाग की तरफ से वोडाफोन आइडिया को इसके बारे में अवगत भी करा दिया गया था। सरकार पहले ही वोडाफोन को राहत देकर के एजीआर बकाये के बदले कंपनी में इक्विटी ले चुकी है। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 49% तक पहुंच गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट के नकारने और सरकार की मनाही के बाद वोडाफोन के लिए अब क्या कुछ ऑप्शन बचे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? विपुल जी, अगर आज हम वोडाफोन की तरफ से अदालत में दिए गए पक्ष को गंभीरता से समझने की कोशिश करें और इससे पहले इस याचिका को दाखिल करते हुए वोडाफोन ने जो कहा था उसे सुने, तो ये इनकार वोडाफोन के लिए संकट की वजह बन सकता है। और बाजार में आज हमने वोडाफोन में तेज गिरावट भी देखी, वोडाफोन के स्टॉक में देखी। 34,745 करोड़ रुपए की बकायेदारी है एजीआर की एयरटेल पर और 45,457 करोड़ रुपए की बकायेदारी है वोडाफोन पर। दोनों कंपनी, इसके अलावा टाटा की कुछ बकायेदारी थी। तीनों कंपनियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सरकार पहले ही मना कर चुकी थी। एयरटेल के पास तो इतनी क्षमता है कि वो 34,000 करोड़ की बकायेदारी बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि उसके मुनाफे अच्छे हैं। पर वोडाफोन ने यह कहा कि हमारे पास 20,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी लगभग डूब जाएगी। ये बात अपने हलफनामे में ये रियायत, ये छूट मांगते समय वोडाफोन ने कहा था। वोडाफोन की तरफ से कहा गया कि अगर हमें ये रियायत नहीं मिली 45,000 करोड़ की तो कंपनी को चलाना मुश्किल होगा। कंपनी 20,000 लोगों की जीविका सरकार के इस फैसले पर निर्भर है कि वो उस लाइसेंस फीस की बकायेदारी में को माफ कर दे। सरकार की तरफ से इसे नकार दिया गया है और इसके बाद अब वोडाफोन के लिए सर्वाइवल मुश्किल है। हम दोबारा आपको वो बोनस पॉइंट के एक पिछले संस्करण की तरफ ले जाना चाहते हैं जिस दिन हमने आपको बताया था, जब वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी विपुल जी, कि वोडाफोन की स्थिति अब इस बाजार में बुरी तरह मुश्किलों में फंसी हुई है। एक तो भारत में टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने के बाद टेलीकॉम कनेक्शंस की मांग घट रही है, लोग डुअल सिम की जगह सिंगल सिम पर जा रहे हैं, कनेक्शंस की संख्या कम हो रही है। बाजार में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो 1,000 रुपए से कम का आरपू पे कर रहा है, उसको संभालना और रखना मुश्किल है। और जो भी बाजार उपलब्ध है, उस बाजार में जो प्रीमियम कस्टमर है, जो क्रीम है, वो जियो और एयरटेल के बीच बटी हुई है। ऐसी स्थिति में वोडाफोन के लिए इस बाजार में सर्वाइव करना, सस्टेन करना मुश्किल होगा। और इसलिए हमें वोडाफोन की, चूंकि फैसला शाम को आया, वोडाफोन की प्रतिक्रिया का कल हमें इंतजार रहेगा। शेयर बाजार की तो प्रतिक्रिया विपुल जी आपके सामने ही है। बिल्कुल सर। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और पाकिस्तान के 3 दिन के टकराव के बाद से भारतीय शेयर बाजार में डिफेंस शेयरों में जोरदार उछाल है। 8 मई के बाद से कई डिफेंस कंपनियों के शेयर 50% तक बढ़ चुके हैं। डिफेंस इंडेक्स में 20% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। संभावना है कि भविष्य में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसी संभावना की वजह से शेयरों में तेजी आई है। हालांकि कई जानकार इस तेजी के लिए सावधान भी कर रहे हैं। सर, डिफेंस स्टॉक्स में तेजी की तस्वीर को आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? थोड़ा सुर्खियों से भीतर चलें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज यहाँ मुंबई में बाजार में तमाम विशेषज्ञों के बीच चर्चा थी कि डिफेंस स्टॉक अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो एक खतरनाक परिस्थिति है, बबल जैसी परिस्थिति बन रही है। आंकड़े अगर आप देखें तो आइडिया फोर्ज टेक 50% बढ़ा है, कोचिन शिपयार्ड 41% बढ़ा है, जीआरएससी 43%, एचएएल करीब 14%। डिफेंस निफ्टी की तो स्थिति क्या ही कहने, डिफेंस निफ्टी तो थोड़ी सी कंपनियां हैं, 21% की ग्रोथ है। अगर डिफेंस निफ्टी की बढ़ोतरी को आप बाकी निफ्टी के हिसाब से देखें, डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले साल में 160% रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक्स तो 15 गुना 13 गुना तक बढ़ गए हैं। लेकिन अब यहां पहुंचने के बाद बाजार विभाजित है। बाजार के में ये चर्चा है कि कंपनियों के ऑर्डर आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत का बढ़ सकता है, लेकिन वैल्यूएशन जहां पहुंच गया है वहां एक चुनौती दिख रही है। दूसरी बड़ी चिंता जो बाजार के भीतर यह है कि डिफेंस ऑर्डर्स के लिए सरकार के पास बजट और फंड्स होना जरूरी है। ऑर्डर्स तो हैं, पर भुगतान में बजट के दबाव के कारण इन कंपनियों को आने वाले समय में मिलने वाले ऑर्डर्स में कमी आ सकती है। कोटक सिक्योरिटीज ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है कि कई डिफेंस स्टॉक ओवरहीट हो चुके हैं। जुलाई से हमने 2022 जुलाई से 2024 तक करीब 350% की रैली देखी थी, फरवरी में करीब 38% की गिरावट दिखाई दी थी।
पी के हिसाब से भी डिफेंस स्टॉक्स की तेजी अब थोड़ा खतरनाक बिंदु की तरफ पहुंच रही है और इसलिए बाजार मान रहा है कि धीमे धीमे इन स्टॉक्स में थोड़ी सतर्कता आएगी और थोड़ा करेक्शन बनता दिखाई देगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार अपने रक्षा बजट की आने वाले दिनों में पैमाइश कैसे करती है, क्योंकि जो बजट मौजूद है वो तो संसद से पास हो चुका है। जी। अब सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी जो तेज़ी देखने को मिल रही है, आपको कितनी ताकत दिखाई दे रही है और यहाँ से खतरा कितना आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे पास ये सवाल आते हैं, पिछली बार जिन्होंने हाई पे लिया था अब जाकर अभी भी उनके बहुत लोगों के लेवल नहीं आ पाए। क्या हम दोबारा उस तरफ ना हो जाएं कि लोग खरीदते जाएं और फिर साल भर वेट करना पड़े उन बाय का? खतरा कितना बड़ा है और अपॉर्चुनिटी कितनी है अभी? विपुल जी, खतरा है। अगर आप देखें भारत के डिफेंस स्टॉक अमेरिकी स्टॉक्स की तुलना में 3 गुना महंगे हैं, जबकि अमेरिका की डिफेंस कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं। भारत की डिफेंस कंपनियां अभी अब जाकर थोड़ा हाईटेक उपकरण बना रही हैं, नहीं तो उपकरण सहयोगी बनाती हैं, इंसिलरी उपकरण बनाती हैं, क्योंकि भारत का मुख्य जो रक्षा तकनीक साजो सामान है वो तो इंपोर्ट होता है। डिफेंस स्टॉक 5 साल में 13 गुना बढ़े हैं। कहीं ना कहीं इसमें जस्टिफिकेशन का सवाल है कि क्या इतना बड़ी ग्रोथ है, इतना बड़ा बिजनेस है डिफेंस का इन कंपनियों के पास, उसमें भी सरकारी कंपनियां हैं, इस पर रिटर्न आएगा। 160% का रिटर्न है। तो जिन्होंने डिफेंस स्टॉक्स में कमाना था उन्होंने तो काफ़ी कमाई की है। 160% के आसपास के रिटर्न है। रैली आई थी पिछले साल भी, हमने एक बड़ी रैली देखी थी। ऑर्डर मजबूत हैं, ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि सरकार रक्षा पर खर्च बढ़ाएगी जिसकी संभावना है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय डिफेंस कंपनियां निर्यात पर भी काफ़ी निर्भर हैं और दुनिया का डिफेंस बाजार तेजी से बदल रहा है। और जो लोग बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्होंने इस सप्ताह का अर्थम देखा होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि दुनिया की रक्षा ढांचे में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। फाइटर जेट और मिसाइल्स की जगह ड्रोन सामने आए हैं और ड्रोन दुनिया की इकोनॉमी में डिफेंस इकोनॉमी में कॉस्ट टू किल रेशियो को बदल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में युद्धों की तकनीक किस दिशा में जाएगी इस पर निर्भर करेगा। कोटक सिक्योरिटीज ने अभी सलाह दी है कि डिफेंस के कई स्टॉक ओवरहीट हैं, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है विपुल जी बाजार में, क्योंकि कई स्टॉक्स को लॉजिकली आप अब उनके इस लेवल पर सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा तर्क उपलब्ध नहीं है फंडामेंटली कि स्टॉक इतनी ऊंचाई पर सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जैसा आपने रिपोर्ट का हवाला दिया, आज भी हमारी चर्चा क्योंकि आज ट्रेंड में था, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की, तो हमारे यहाँ भी जो ज़्यादातर एक्सपर्ट थे उनका मानना ये है कि अभी मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है। इसको लेकर के हमने सुबह 10 बजे में स्पेशल सेगमेंट भी किया और वो हमने 2:30 बजे अभी अपलोड किया है। उसमें आप लोग जा कर के देख सकते हैं किन स्टॉक्स में अभी मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है। प्रदीप रंडार और प्रदीप हल्दर और पंकज रंडार जी हमारे साथ मौजूद थे। ये दोपहर 2:30 बजे हमने अपलोड किया है। तो कहाँ बुक करना है मुनाफा, ये डिटेल में बातचीत है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जो है खबरों का विश्लेषण सटीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद। तो चलिए आज के बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, पॉलिसी हो, हर तरह की खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, उनका विश्लेषण मिलता रहेगा और लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।